अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। मैं हूँ आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह अपना मीठा-मीठा, तीखा-तीखा आवाज़े हक। दोस्तों उम्मीद है आप लोग मज़ा में होंगे और आज का हमारा एपिसोड 83 क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का होने जा रहा है। अभी थोड़ी ही देर में लिंक जो है पब्लिक कर दिया जाएगा। एक बड़ी मुख्तसर सी गपशप है जो हम स्टार्ट में करना चाहते हैं। इस वक़्त आप ये प्रोग्राम फ़ेसबुक पर आवाज़े हक लाइव पर और आवाज़े हक अनसेंसर्ड पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों आज की गुफ्तगू बड़ी ही सादा, बड़ी ही सीधी और बड़ी ही हल्की-फुल्की होने वाली है। याद रखें कि जिस टॉपिक पे हम बात अभी आज करने वाले हैं, इस टॉपिक के ऊपर बड़ी डिटेल से और बड़ी खुल-डुल के और बड़ी ही शरह-ओ-बस्त के साथ बात की जा सकती है। जो लोग भी ग्लोबल पॉलिसीज़ को पढ़ते हैं या नेशन स्टेट पर हिस्ट्री पर उनकी नज़र है या ग्लोबलाइज़ेशन के ऊपर वो अपडेट रहते हैं, इसी तरीके से जो अ, सोसाइटीज़ की हिस्ट्री है, नेशंस की हिस्ट्री है, उससे वाकिफ़ हैं, वो इस हकीकत से आगाह होंगे। ये बड़ा तफ़सील तलब टॉपिक है, बट हम इसको बड़ा सिंपल और सादा रखेंगे, बड़ा सिंपल और सादा। ऐसा रखेंगे कि हर आम और ख़ास इसको ग्रिप कर सके, नंबर 1। नंबर 2, एक इंट्रो के तौर पर इसको लिया जाए, लिहाज़ा हो सकता है मेरी गुफ्तगू के अंदर बहुत सी बातें ऐसी हों जो अनअटेंडेड रह जाएँ। इस वजह से मैं इरादा रखता हूँ कि कभी अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो इस मौज़ू पर और डिटेल से बात करेंगे, बट आज के लिए बड़ा ब्रीफली इस कॉन्सेप्ट को मैं पब्लिक के सामने रखने लगा हूँ, ठीक है? और इसको आज बड़ा ही सादा और ब्रीफ अंदाज में इसलिए रखने लगा हूँ, ताकि मैं हमारे मुस्लिम नौजवान हों या इवन नॉन मुस्लिम यूथ अगर सुन रही है, तो उनको एक फूड फॉर थॉट कह लें या एक न्यू एस्पेक्ट और न्यू डायमेंशन कह लें, उस एतबार से मॉडर्न वर्ल्ड को समझने का हमें मौका मिल सके। हम लिंक कर सकें कि आज जो हालात हैं, वो किस बेस पर हैं? उनके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, क्या फैक्टर्स थे, क्या ट्रिगरिंग एरियाज़ थे, जिन वजह से आज हम इस तरह की दुनिया देख रहे हैं। और इसी तरीके से हो सकता है कि वो इस गुफ्तगू के अंदर आने वाले मुस्तकबिल के बारे में, आने वाले भविष्य या फ्यूचर के बारे में वो कुछ राय कायम कर सकें। खैर, जैसा कि मैंने कहा, ये टॉपिक तो बहुत तफ़सील और डिटेल माँगता है, बल्कि एक अलग प्रॉपर एक प्रोग्राम माँगता है, मगर ये है कि इंशाल्लाह हम सरफेस को टच करेंगे, थोड़ा-सा इस चीज़ को चेक करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने 2 चीज़ें समझनी हैं। मॉडर्न वर्ल्ड को समझने के लिए 2 टर्म्स का समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट और नंबर 2, ग्लोबलाइज़ेशन जो है, ठीक है? जो जियोपॉलिटिक्स है या ग्लोबल पॉलिटिक्स है, इन 2 चीज़ों को आपने समझना है। हकीकत के अंदर ये 2 चीज़ें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट्स, ठीक है? अब वो इंटरेस्ट किसी भी बेस पर हो सकता है, बट डिटेल से जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको एक चीज़ को अचीव करने के लिए दूसरी चीज़ का बलिदान देना होगा। मिसाल के तौर पर इसको झटके अंदाज में समझते हैं। आपने देखा होगा कि कई जगह पर देश अपने इंटरेस्ट से विथड्रॉ कर लेता है एक बिगर इंटरेस्ट के लिए जो कि ग्लोबल होता है। ग्लोबल मिसाल के तौर पर टर्की पर एक ऐसा वक्त आया
कि वो यूरोपियन यूनियन ईयू का हिस्सा बनना चाहता था, वहीं यूके वहां से एग्जिट करना चाहता था, जिसको ब्रेक्जिट के नाम से आप याद करते हैं। उस टाइम फ्रेम के अंदर टर्की के सामने टेबल पर कुछ चीजें रखी गई। अगर तुम इन चीजों को अडॉप्ट करते हो या एक्सेप्ट करते हो, तो हम सोचेंगे कि आपको यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनाते हैं। अब आपको जानकर हैरानगी होगी कि वो जो ऑप्शंस टेबल पर रखे गए थे, वो टर्की के या तुर्किया के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे थे। मगर उनमें से कुछ चीजों को एक्सेप्ट किया गया और कुछ चीजों को रिजेक्ट, जिसका नतीजा ये निकला कि वो फैसला डिले होता चला गया। यहां हमें एक चीज समझ आती है, वो ये कि आपके सामने एक है ग्लोबल इंटरेस्ट और एक है नेशनल या स्टेट लेवल का इंटरेस्ट। ये दो इंटरेस्ट आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। तो आपकी वफादारी या आपकी पॉलिसी का जो प्रोसीजर है या मैकेनिज्म है, वो बेसिकली आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। सो हियर आपके टेबल पर दो ऑप्शंस पड़े होंगे कि आप कौन से इंटरेस्ट को प्रेफर करते हैं, किसको प्रायोरिटाइज करते हैं, ताकि आप आगे दुनिया में कदम चला सकें। अब मौजूदा सिस्टम में हमें इन दो चीजों को अलग अलग समझने की जरूरत है। यहां तक आप समझ गए हैं? तो अलग अलग समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या दुनिया हमेशा से नेशन स्टेट, अच्छा बाय द वे मैं बता दूं कि इसमें मैं कोई रिसर्चेस, कोई सर्वेस, कोई डाटा, कोई स्टैट्स नहीं, मैं वो बात करूंगा जो बड़ी सीधी सादी और सुनने से ताल्लुक रखती हो। जैसा कि मैंने कहा, हम सिर्फ सरफेस के ऊपर घूमेंगे। यानी यूं समझे कि आज मैं आपको एक छोटे से बाग में चक्कर लगवाने के लिए आया हूं। अभी हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये फूल कौन से कलर का है और ये फल का जायका क्या है, या ये दरख्त कितना पुराना है, या इस दरख्त की छांव में बैठें या चलते चलें, या किस जगह पर हम रुकें और किस जगह पर बैठ जाएं। अभी हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हल्का फुल्का सा हम एक बर्ड व्यू लेने जा रहे हैं। तो लिहाजा मैंने इरादा किया कि मैं इसको बिल्कुल सादा रखूं, इसको इतना खुश्क ना करूं कि आपको यूं लगे कि आप कोई हिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं, या आप कोई जनाब कोई जो है वो टीचर, आपको कोई नहीं, वो चीज नहीं, गपशप प्रोग्राम। ठीक है, गपशप। अच्छा, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि दुनिया की जो आज शेप है, कि ये मल्टीपल कंट्रीज या नेशंस या स्टेट्स की सूरत में आज आपको ग्लोब दिखाई देता है मैप के ऊपर। आपने किसी मुल्क जाना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको किसी कंट्री की यात्रा करनी है, उसके अलग से सिस्टम मौजूद है। वीजा रिक्वायर है, फिर आपके पास आपका बैंकिंग जो स्टेटमेंट है वो है, फिर आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, फिर आपकी एज है, फिर आपका जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड तो कहीं नहीं है, आपकी हिस्ट्री, यानी मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं नेशंस में ट्रैवल करने के लिए। क्या हमेशा दुनिया ऐसे थी? तो ये तो हर आम और खास को पता है कि दुनिया हमेशा से ऐसे नहीं थी। फिर हुआ क्या और इसका आगाज कैसे हुआ? बात कुछ यूं है कि जिस तरह यूरोप ने अपने आप को कंस्ट्रक्ट किया है और मुख्तलिफ कंट्रीज जिस तरीके से प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े हैं, वो हमारे लिए एक माइलस्टोन की हैसियत रखता है ह्यूमन स्टडीज में, ह्यूमन हिस्ट्री में, कि इलाकों को लेकर कैसे चलते हैं। यानी हम अगर न्यूट्रली इसको स्टडी करने की कोशिश करें, तो नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली एक 30 साला जंग है, जो कि 17वीं 17th सेंचुरी के अंदर, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग 1618 से लेकर 1648 तक, यूरोप के मुख्तलिफ रियासतों में, जो कि मुल्क नहीं थे, जिनके बॉर्डर्स नहीं थे, जिनकी को अलग रियासतें नहीं थी, मगर छोटे छोटे टुकड़े 30 साल तक आपस में झड़पों का शिकार रहे, जिसमें बिजनेस तबाह होता था, जिसमें मासूम लोग मारे जाते थे, जिसमें लूटमार होती थी, और जिसमें धोखा और दजल होता था, जिसमें तख्ते उल्टे जाते थे, और जिसमें खानदान उजाड़े जाते थे। ये 30 साल का एक अरसा था, जिस अरसे में ये तगय्युरात इस छोटे से टुकड़े यूरोप पर आपको नजर आ रहे थे। फिर हुआ कुछ यूं कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, जो कि बेसिकली एक रिलीजियस क्लर्जी के तौर पर वहां लीड कर रहे थे,
उन्होंने बैठकर ट्रूस का प्लान किया। ये जो सुलह है, इस सुलह को वेस्टफैलिया के अंदर माना जाता है 1648 के अंदर। ये सुलह इस बेस पर थी कि जिन जिन इलाकों के अंदर जिस जिस डायनेस्टी की कसरत है और अस्करी यानी मिलिट्री डिप्लॉय हुई हुई है, वहां वहां तक उनका एरिया मान लिया जाएगा। 1648 के अंदर वेस्टफैलिया में ये डील साइन हुई, ये ट्रीटी साइन हुई, ट्रूस। बाय द वे, कुछ जो न्यूट्रल हिस्टोरियंस हैं उनका मानना यह है कि ये ट्रूस बेसिकली सुलह हुदैबिया की तर्ज पर तैयार किया गया था। यानी इससे पहले यूरोप के जाहिल कबीलों ने, एंड व्हेन आई से जाहिल तो उससे मुराद ये है कि उनमें किसी किस्म की अखलाकी अकदार नहीं थी, जंग के कोई उसूल और कवानीन नहीं थे। उनके यहाँ जंग बंदी सिर्फ इस सूरत में होती थी कि दोनों में से एक को या घुटनों पर गिरा लिया जाए या तहत्ते कर दिया जाए, यानी उनकी गर्दन उड़ा दी जाए। रूस दुनिया के अंदर एक यूं समझें कि ना होने के बराबर वॉर की स्ट्रेटजी में कंसीडर किया जाता था रूस, और उसके लिए कुछ शराइत ऐसी थी जो कि हो सकता है किसी भी पार्टी के इंटरेस्ट में ना आ जाती। खैर, प्योरली पॉलिटिकल बेस्ड ट्रूस सुलह हुदैबिया की बेस पर रखी गई, जिसमें किसी किस्म का ले दे नहीं, बल्कि प्योरली आपके पॉलिटिकल और आपके रिलीजियस और आपके सोशल फैब्रिक को सामने रखते हुए डिस्कशन की गई टेबल के ऊपर, रादर देन कि आप किसी की इमोशंस हों या किसी की फैमिली वैल्यूज को डैमेज करें या इस तरह के मामले। इससे हटकर प्योरली पॉलिटिकल बेस पर ये चीजें की गई। मिसाल के तौर पर ये कहा गया कि नजरियाती तौर पर अगर कोई शख्स एक अल्लाह पर यकीन रख लेगा, आइडियोलॉजिकली वो मुस्लिम हो जाएगा, हम उसको वापस कर देंगे, चाहे वो हमारा भाई क्यों ना हो। सो लाइक नेशन स्टेट का तसव्वुर आइडियोलॉजिकल बेसिस पर रखा जा रहा था, रादर देन किसी एरिया पर, किसी बॉर्डर पर, किसी एथनिसिटी पर, किसी कल्चर पर, किसी रेस पर, किसी ट्राइब पर, इस बेस पर नहीं। तो इसी तरीके से 1648 के अंदर वेस्टफैलिया के अंदर जो ट्रूस साइन हुआ, उस ट्रूस में जो टर्म्स थी वो ये थी कि हम जंग रोकेंगे और मिलकर काम करेंगे और तस्लीम करेंगे बॉर्डर्स की सॉवरेनिटी को, बॉर्डर्स की अथॉरिटी को, जहां जहां पर जिस जिस गवर्नर या जिस जिस बादशाह की मिलिट्री पावर में मौजूद है, तो उनको तस्लीम कर लिया गया। अब किसी के पास छोटा टुकड़ा आया, किसी के पास बड़ा टुकड़ा आया। खैर, यहां से नेशन स्टेट का तसव्वुर कायम हुआ। अब मसला यह था कि 30 साल की जंग बंदी के बाद कोई प्लान नहीं था जिस प्लान की बेस पर इकोनॉमी को खड़ा किया जाता। याद रहे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले हमारे पास एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन था, या हमारे पास ऐसे तरीकाकार थे कि कुछ बड़े बड़े कबीले या बड़े बड़े जत्थे उठकर किसी ऐसे इलाके में चले जाएं जहां पर खुर्दोनोश की अशिया या खाने पीने की चीजें इजीली अवेलेबल हों या ट्रैवल करना आसान हो। ठीक है, अदरवाइज कोई ऐसी बेस नहीं थी। यानी आज अगर किसी ने किसी जगह पर शिफ्ट होना होता है तो ऑब्वियसली वो देखता है क्या हॉस्पिटल करीब है, क्या बच्चों के स्कूल हैं, क्या पुलिस स्टेशन है, क्या एयरपोर्ट है, क्या यूनिवर्सिटीज हैं, क्या बाजार पास हैं, क्या पार्क्स हैं, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। उस टाइम के ऊपर रादर ये नहीं था, बेस ये थी कि क्या आप किसी ऐसे इलाके में जा सकते हैं जहां पीने का साफ पानी हो, जहां सब्जियां उगाने के लिए जरखेज जमीन हो, या जहां दुश्मन का हमला मुश्किल से मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो आपके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो थी वो आपकी प्रायोरिटी थी। अच्छा, खैर 1648 के अंदर जब ये ट्रीटी साइन होती है और ट्रूस हो जाता है, तो एक बड़ा चैलेंज ये था कि अब हमने जंग तो रोक ली, क्योंकि पहले वक्तों में जंग के जरिए दुश्मन के रिसोर्सेस के ऊपर कब्जा हासिल किया जाता है, तो लिहाजा वो आपका एक इकोनॉमिक फैक्टर होता है, एक सर्वाइवल या सोर्स ऑफ इनकम टाइप बन जाता है, काइंड ऑफ, सारा नहीं मगर काइंड ऑफ, यानी आपको उससे हेल्प मिलती है। मगर चूंकि जंग रुक गई और हल्की फुल्की सी फेड सी तस्वीर सामने आई कि छोटे छोटे खित्तों को तस्लीम कर लिया गया एज अ नेशन, तो एक बड़ा चैलेंज था। इस चैलेंज ने 1649 के अंदर एक कॉन्सेप्ट पॉप अप किया जिसको हम कॉमनवेल्थ का कॉन्सेप्ट कहते हैं। आज भी करीबन 50 प्लस के करीब कंट्रीज हैं जो कि कॉमन इंटरेस्ट बेस पर खुद को कॉमनवेल्थ कंट्रीज के तौर पर कहते हैं।
ये एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल इख्तियार कर गए। करीबन 3 अरब के करीब ग्लोब के ऊपर जो पॉपुलेशन है वो कॉमनवेल्थ के अंदर आती है। इनका कॉमन इंटरेस्ट ये था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आना, एजुकेशनल और इसी तरीके से मेडिकल डेवलपमेंट करना, यूथ की अवेयरनेस करना और फिर आगे बढ़ते-बढ़ते अब मॉडर्न डे के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इन्फोर्स करना या इंट्रोड्यूस करवाना, ये काइंड ऑफ देयर प्लान। तो इस तरीके से 1648 और 1649 में फर्स्ट टाइम ये चीज पॉप अप होती है कि अब इलाके बॉर्डर्स की बेस पर तय किए जाएंगे। बट यहां पर कुछ चैलेंजेस थे। वो चैलेंजेस ये थे कि आपको एक चीज याद रखनी चाहिए। ये तो हम समझे बेसिकली नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है। आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि जो नेचुरली मिसमैचेस होते हैं या जिनकी बेस कंसिस्टेंट वैल्यूज पर खड़ी नहीं होती या यूनिवर्सल वैल्यूज पर खड़ी नहीं होती हैं, वो ज्यादा देर तक नेक्सस या ज्यादा देर तक वो कंपनी आप चला नहीं सकते। एक ये प्रैक्टिकल चीज है, दुनिया ने देखा। इसकी रिसेंट मिसाल है, गो के उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन जो है वो इसी बेस के ऊपर इकट्ठा हुआ था, जिसको बाय फोर्स इकट्ठा किया गया क्योंकि वहां की जो लोकैलिटीज थी वो मल्टीकल्चरल थी, मल्टी एथनिक थी और इसी तरीके से उनमें सोशली भी एक ह्यूज गैप था, जिसका नतीजा ये निकला कि उनको टुकड़े करना आसान हो गया। तो ये एक मिसमैच था जिसको बाय फोर्स जोड़े रखा हुआ था और इसको एक स्टेट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था। बाय द वे, यहाँ नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में, इससे पहले कि हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ें, यहाँ नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में एक चीज ये भी समझने की है कि जैसे जैसे कोल्ड वॉर खत्म हुई, उसके नतीजे में एक थ्योरी सर्कुलेट करने लगी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। वो थ्योरी थी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, लोग नॉन स्टेट एक्टर्स के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स क्या लोग होते हैं? ये बेसिकली एंटी स्टेट एक्टर्स और लोग होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स और होते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स बेसिकली उनको बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है, बड़ा उनका असर रसूख होता है, खास तौर पर जो ग्लोबलाइजेशन की जो उसको अपना इंटरेस्ट समझते हैं उनके यहाँ। इनका काम ये होता है या इनकी सोच ये कहती है, इनकी थ्योरी ये कहती है कि जो स्टेट नेशंस हैं ये अभी तक डिफाइन ही नहीं हो पाई कि हम किस बेस के ऊपर किसी फर्द को किसी खास हिस्से का, किसी खास टुकड़े का बाशिंदा कहेंगे, सिटीजन कहेंगे, नेशनल कहेंगे। ये तस्वुर था। अब मिसाल के तौर पर वर्ल्ड वॉर वन के बाद जब लीग ऑफ नेशंस मौजूद थी, तो बेसिकली मुख्तलिफ नेशंस इस उसूल पर इकट्ठे हुए थे कि नेशन ऐसी चीज को कहा जाता है जिसका जॉइंट इंटरेस्ट हो और एक लीडरशिप मौजूद हो, यानी गवर्निंग बॉडी मौजूद हो। ये चीज कही जाती थी। तो नेशन किस बेस पर होगी, स्टेट की क्या दायराकार होंगे और इसके नतीजे में वो एक कंट्री की शेप इख्तियार कर जाएगा। ये एकेडमिक्स के यहाँ अभी भी चैलेंज किया जाता है और इस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आपको मिलते हैं। मैंने आपको मिसाल दी, वर्ल्ड वॉर वन के बाद उन्हीं नेशंस के अंदर और उन्हीं स्टेट्स के अंदर आपको इसकी बड़ी तादाद के अंदर एग्जाम्पल्स मिलती हैं जिनमें लोगों को उस नेशन का होते हुए भी, उस स्टेट का होते हुए भी एलियन समझा गया। ये प्रैक्टिकली रिसेंट हिस्ट्री में पिछले 100 सालों के अंदर हमारे पास मिसालें मौजूद हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल जिस पर आज पूरी दुनिया में वो वेला मचाया जाता है वो ज्यूज की मिसाल है। यूरोप में ज्यूज के साथ जो हुआ। अब याद रखें
अगर ये लोग इस चीज को मानते, ये चीज प्रैक्टिकल होती कि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट या सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इस बेस पर आता है कि कौन सा शख्स किस इलाके के अंदर पैदा हुआ। अभी वैसे तो ये बात भी पुरानी हो गई है, क्योंकि जब माइग्रेशन या इमिग्रेशन, टेक्निकली इमिग्रेशन शुरू हुई है, उसके बाद तो कई वेस्ट के कंट्रीज ने आपको 5-5, 6-6, 7-7, बल्कि 2-2, 3-3 साल के अंदर उस नेशन स्टेट का सिटीजन डिक्लेयर कर दिया हुआ है। अब ना आप रंग वहां का, ना आपकी जुबान, ना आपकी नस्ल, ना आप वहां पैदा हुए, ना आपने उनके लिए कोई कुर्बानियां दी, मगर 2 से 3 साल के अंदर या 5 साल के अंदर वो आपको एक स्टेट का नेशनल और एक सिटीजन डिक्लेयर करते हैं। ये वजह बनी कि ये चीज चूंकि इम्प्रैक्टिकल थी, ये चीज चूंकि इरेशनल थी, ये चीज चूंकि मिसमैच थी ऑन द प्रिंसिपल, जिसका नतीजा ये निकला कि आपको बड़ी तादाद में रेसिज्म वेस्ट से उठता हुआ दिखाई दिया। पॉइंट टू बी नोटेड, पिछले 50 सालों के अंदर रेसिज्म की जो हीट और वेव आपको वेस्ट के अंदर देखने में आई है, वो आपको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर भी नजर नहीं आई। हाँ, अब आप कह सकते हैं कि ऐसे केसेस की बड़ी तादाद है हमारे यहां, और चूंकि हम गरीब हैं तो शायद इसीलिए शायर ने कहा था कि मेरी गुर्बत ने उड़ाया मेरे फन का मजाक, मेरी गुर्बत ने उड़ाया मेरे फन का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे सब ऐब छुपा रखे हैं। तो शायद अमीर मुल्कों के अंदर या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर इस तरह की घटनाएं और इस तरह के हादसात शायद उनको वहां भी खूबसूरत नजर आते हैं। हम्म, वो कहते हैं ना, गोरी के कपड़े फटे हों तो फैशन, और देसी के फटे हों तो गरीब। ये हालत है। अब मकसद ये है, आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडियन, जो बेसिकली इंडियन ओरिजिन थे, उनके साथ रेसिज्म के मामलात देखने को मिले। इसी तरीके से आपको कनाडा के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर स्पेसिफिकली पोस्ट 9/11 जो वाकयात देखने को मिले, वो सब वाकयात इस चीज की गवाही देते हैं। और मैंने ज्यूज की मिसाल दी आपको कि वो यूरोपियन होने के बावजूद एलियन कंसीडर किए जाते थे और उनको हरास किया जाता था, उनकी जेनोसाइड की बात की जाती थी, और एथनिक क्लेंजिंग की धमकियां और थ्रेट में वो लोग जी रहे थे अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न हिस्ट्री। सवाल ये उठता है कि अगर नेशन स्टेट का ये कॉन्सेप्ट इतना रैशनल था और प्रैक्टिकल था, तो इस तरह की बड़ी घटनाएं हमें यूरोप में ठीक वर्ल्ड वॉर 1 के बाद देखने में क्यों मिल रही थी। इसी तरीके से युगांडा में, और इसी तरीके से म्यांमार में, इसी तरीके से तुर्किया के अंदर, इसी तरीके से ग्रीस के अंदर, इसी तरीके से अमेरिका के अंदर, इसी तरीके से चाइना के अंदर, इसी तरीके से मुख्तलिफ देशों के अंदर, एंड करंटली इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ जो मामला करने की कोशिश की जा रही है। आई नो दैट, मुझे इसी वजह से बैन किया हुआ है, बट क्या करूं, आदत से मजबूर हूं, सच बात तो करूंगा। तो जो एथनिक क्लिनजिंग या जेनोसाइड की धमकियां दी जा रही थी, अगर नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट रैशनल ग्राउंड्स पर होता तो कभी इस तरह के वाकयात आपको देखने को ना मिलते। कोई कह सकता है कि भाई चंद लोगों ने कोई हरकत की, चंद एक ग्रुप ये हरकत कर रहा है, कोई कह सकता था, कोई कह सकता था चंद लोग। बट स्टेट लेवल की पॉलिसीज, स्टेट लेवल की पॉलिसीज आपको देखने में नजर आती हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में। मैं एक देश की बात नहीं, मुख्तलिफ कंट्रीज में ये देखने को आती हैं, जिससे साफ पता चलता है कि सर्टन कल्चरल वैल्यूज को इन्फोर्स किया जा रहा है ताकि आपकी अपनी आइडेंटिटी फेड कर दी जाए। अगर नेशन स्टेट का तसव्वुर सिर्फ और सिर्फ टेरिटरी के साथ था, रीजन के साथ था, तो रिलीजन में इंटरफेरेंस करने की क्या जरूरत पेश आ रही है? मुसलमान औरतों के हिजाब खींचना,
मुसलमान मर्दों की दाढ़ियां नोचना, मस्जिदों पर पाबंदियां लगाना, ट्रैवलिंग पर पाबंदियां लगाना, इमिग्रेशन केसेस को डिले करना, इमिग्रेंट्स के लिए पॉलिसीज को स्ट्रिक्ट करना, ये सारी वो चीजें हैं जो आपको बताती हैं कि नेशन स्टेट का लॉलीपॉप जो बेचा गया था वो बेसिकली एक एंटिटी को टैकल करने के लिए, वो एंटिटी थी नॉन स्टेट एक्टर्स। वो नॉन स्टेट एक्टर्स जिनका मानना यह था कि इंसान एक लकीर के अंदर और एक बॉर्डर के अंदर पाबंद और बंद नहीं हो सकता। ये चंद मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं, दर्जनों मिसालें आपके सामने आ सकती हैं, दर्जनों मिसालें, जिससे आपको पता चलता है। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। ये मैं ब्रीफली रखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो नेशन में जो लोग रह रहे थे उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए काम किए। अब वो इंटरेस्ट जब लालच की शक्ल इख्तियार कर गया और लोगों ने, अब देखे ना इसका नुकसान क्या हुआ। मैं वही कह रहा हूं, कहने को तो इतना कुछ है मगर वो पॉइंट रह जाएगा जो मैं आगे कवर करना चाह रहा हूं, ग्लोबलाइजेशन का। चलो मेरे ख्याल से इसको ब्रीफ रखते हैं, आगे अगर मुझे याद आया तो मैं कर दूंगा उसको, या फिर कभी प्रोग्राम करेंगे तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। खैर, ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जो आपको यूनिपोलर पॉलिटिकल सुपरमेसी से निकालकर मल्टीपोलर सुपरमेसी के अंदर लेकर आता है। एक्चुअली नॉट सुपरमेसी बल्कि मल्टीपोलर सिस्टम, या सुपरमेसी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट ये है कि आपने इकोनॉमिकल, आपने पॉलिटिकल, आपने कल्चरल, आपने सोशल ग्लोबल वैल्यूज डेवलप करनी है, ग्लोबल इंटरेस्ट डेवलप करना है। इसका मतलब यह है कि लोग नेशंस की प्रायोरिटीज को छोड़कर ग्लोबल प्रायोरिटीज को ऑन करना शुरू कर दें। सो बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट की अहमियत खत्म हो जाएगी और ग्लोबल इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। यह है ग्लोबलाइजेशन। अब गौर से समझे, इसको झटके अंदाज में समझाते हैं। एक घर है जिस घर के अंदर 4 कमरे हैं, उन 4 कमरों में 4 भाई रहते हैं और एक कमरा माँ बाप का है। अब 4 भाइयों में से 2 भाई अमीर हैं और 2 भाई गरीब। जो अमीर घर भाई हैं उनके कमरों के अंदर अच्छा एसी, बड़ी एलईडी, वाह स्मार्ट टीवी, बच्चों के पास आईपैड, स्मार्ट वॉच, जी, अच्छा बेड, अच्छा जो है वो टेबल, ड्रेसिंग टेबल, अच्छा वॉशरूम, टाइल्स लगी हैं, गराज में गाड़ियां खड़ी हैं और अच्छा खा रहे हैं, और 2 भाई गरीब हैं। अब क्या माँ बाप बैठकर ये सोचते हैं कि जो अमीर हैं वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बाकी के 2 कमरों के अंदर चूहों का हमला है, मच्छर बच्चों को सता रहे हैं, लाइट चली जाती है, खाने के लिए रोटी नहीं है, बीवी के पास कपड़े नहीं हैं, धूप में वो पैदल चलते हैं, बसों में बच्चे धक्के खाते हैं, स्कूल की फीसेस पेंडिंग हैं, माँ बाप की दवाइयां नहीं आ रही हैं, और वो 2 भाई जो अमीर हैं वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये बेसाई सामने। इस चीज पर कुछ सरफिरों ने यह सोचा कि यार इस घर के डूबने में देर नहीं लगेगी, और ये चीज नफसा नफसी की अलामत बन जाएगी। सबसे पहले देश, सबसे पहले मुल्क, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, गूंगे बैरों की नगरी कौन किसी की सुनता। हमारे घर में मटन बिरयानी आ रही है ना, हमारे घर में इंटरनेट लगा है ना, तो साथ वाला हमसाया उसके घर का बिजली का बिल मीटर कट गया, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, कोई मसला नहीं।